पर छुपाने लायक थोड़ी बहुत जगह थी। मेरे वहां पर पहुंचते ही बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। फिर इसी बीच मैंने दोबारा से अपने दोस्त को कॉल किया, पर इस बार खराब नेटवर्क के चलते कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। खैर करीबन 1 घंटे के बाद बारिश थमी और बारिश के थमते मेरे दोस्त फरहान का भी कॉल आ गया। जैसे कि मेरे गुस्से का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं कॉल उठाते उस पर फट पड़ा। फरहान को खरी खोटी सुनाने के बाद जब मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ तो फरहान ने बोला, भाई बोडरा मोड़ तक आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। अभी फरहान बोडरा मोड़ तक आने की बात ही कर रहा था कि इसी बीच फिर से नेटवर्क भाग गया, जिसके चलते कॉल फिर से कट गई। कॉल के कटते ही मैं स्टेशन से बाहर निकला और बोडरा मोड़ की तरफ चल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि तभी मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा है और मदद करने के लिए वो आवाज़ लगा रहा था। फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका एक पैर सूजा हुआ है। अभी मैं उस बूढ़े बाबा से कुछ पूछता कि तभी उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम मुझे बोडरा छोड़ दो। जैसे उस बूढ़े बाबा ने बोडरा का नाम लिया तो मैंने तुरंत ही हाँ कह दी, क्योंकि मैं भी बोडरा मोड़ ही जा रहा था। मेरे हाँ कहते उस बूढ़े बाबा ने सहारे के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उनके हाथ बढ़ाते मैंने उन्हें सहारा दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। रास्ते भर हम दोनों के बीच बातें होने लगी और बातों ही बातों में मुझे रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा। और जब मैंने सामने कई उजड़े घर देखे तो मैं चौंकते हुए अपने आप से सवाल करते हुए पूछा कि ये कहाँ पर आ गया मैं। अभी मैं उस बूढ़े बाबा से कुछ कहता कि उन्होंने कहा, बेटा वो है मेरा घर, देखो वो मेरी बेटी सामने खड़ी है। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो सच में एक घर के दरवाजे पर एक लड़की नजर आई। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही मैं उस बूढ़े बाबा के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ा, और जैसे मैं उस लड़की के करीब पहुंचा और फिर जैसे उसका चेहरा नजर आया तो वैसे ही मेरे पैरों तले से ज़मीन गायब हो गई। दरअसल उस लड़की का मुंह खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक इंसानी सर था जिससे खून रिस रहा था। अभी मैं वहां से भाग पाता कि मुझे एहसास हुआ कि उस बूढ़े बाबा ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ है। मैं अपनी पूरी जान लगा के भी उस बूढ़े आदमी से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। अभी उस लड़की ने मेरी ओर बढ़ना शुरू ही किया था कि तभी मुझे मोटर बाइक की आवाज़ सुनाई दी, और फिर जब पीछे से फरहान ने चिल्लाते बोला, भाई जल्दी बैठ, तो उसकी आवाज़ सुनते मैं पीछे पलटा, और जैसे मेरी नज़र फरहान पर पड़ी तो मैं अचानक उस बूढ़े बाबा की पकड़ से छूट गया। पकड़ से छूटते मैं फरहान की तरफ भागा और उसके बाइक पर बैठ गया, और मेरे बैठते ही फरहान ने बाइक वहाँ से भगा ली और फिर हम सीधे घर पर जाकर ही रुके। दोस्तों उस रात में इतना ज़्यादा डर गया था कि पूरी रात में घर पहुँचने के बावजूद घर के एक कोने में ही बैठा रहा। सुबह हुई तब जाके मुझे कुछ आराम मिला, और फिर जब उस बड़े बाबा और उस लड़की की बात घर वालों को पता चली तो मुझे मालूम चला कि उस बूढ़े आदमी ने एक साए के साथ समझौता किया है, जिसमें वो अपने तीनों मरे हुए बच्चों को फिर से जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए उसे उस साए का उसके खुराक का इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसमें वो अनजान लोगों को उस साए के पास ले जाता है और फिर वो साया उसे खा जाता है। वैसे गांव वालों ने उस बूढ़े आदमी को मारने की भी कोशिश की, पर वो मरता ही नहीं है। पिछली बार उस बूढ़े आदमी को कई टुकड़ों में काटकर जला दिया गया था, पर वो कुछ महीनों के बाद फिर से लौट आया। गांव वालों का कहना है कि जब तक उस साए का अंत नहीं होगा तो वो बूढ़ा आदमी भी नहीं मरेगा। वैसे तो गांव वालों को अब उनसे कोई खतरा नहीं है, पर जो इस बात से अनजान है या अजनबी है वो आज भी उस बूढ़े बाबा का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों मेरी किस्मत अच्छी रही कि फरहान सही वक्त पर वहां पर पहुंच गया, नहीं तो मैं भी उस साए का खुराक बन जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि मध्य प्रदेश के सतना की है। दोस्तों मेरा नाम निर्मल है, मैं सतना का रहने वाला हूँ, और ये कहानी उस रात की है जो आज से 27 साल पहले अक्टूबर 1998 की एक ठंडी और अंधेरी रात में मेरे साथ घटी। उस रात को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे मन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ पड़ती है। ये कहानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 346 पर लुकवासा, ईशागढ़ और चंदेरी के बीच की है, जहां मैं अपनी मोटरसाइकिल पर
सवार होकर देर रात यात्रा कर रहा था। उस रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे भयावह अनुभव था, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी उसी रात की है जब मैंने ना सिर्फ डर का सामना किया, बल्कि उस अंधेरे की गहराइयों में कुछ ऐसा देखा जिसे कोई तर्क या विज्ञान समझ ही नहीं सकता। दोस्तों, वो अक्टूबर का महीना था। हवा में ठंडक थी और अमावस की काली रात ने आसमान को एक काले चादर की तरह ढक रखा था। मैं उस दिन सतना से अपनी मोटरसाइकिल पर निकला था ताकि चंदेरी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँच सकूँ। मेरी मोटरसाइकिल, जो मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारी थी, उस दिन मेरे साथ थी। मैंने सुबह ही टंकी फुल करवाई थी और मुझे यकीन था कि यह मुझे मेरी मंजिल तक बिना किसी रुकावट के ले जाएगी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 9 बजे मैंने लुकवासा को पार किया। राजमार्ग सुनसान था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और कहीं कहीं टूटी फूटी सड़कें मेरी मोटरसाइकिल को झटके दे रही थी। हेडलाइट की रोशनी में सड़क का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता था और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही हो। मैंने अपने मन को भी समझाया कि ये सिर्फ मेरी थकान और रात की सन्नाटे की वजह से हो रहा है। रात के अब 2:30 बज चुके थे जब मेरी मोटरसाइकिल अचानक ही रुक गई। मैंने कई बार किक मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मैंने टंकी की ओर देखा और महसूस किया कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। ये मेरे लिए हैरान की बात थी, क्योंकि मैंने सुबह ही टंकी भरी थी। मैंने अपने आप को कोसा कि शायद मैंने टंकी को ठीक से चेक नहीं किया था। अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने मोटरसाइकिल को धक्का देना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कहीं आसपास कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। उस सड़क के किनारे बेहद ही घने जंगल थे और रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे कदमों की आवाज़ भी मुझे डराने को मजबूर कर रही थी। हवा में एक ठंडी सिरहन थी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। फिर मैंने कई बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे मन में डर धीरे धीरे घर करने लगा था, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ मेरी एक कल्पना है। फिर करीब आधे घंटे तक मोटरसाइकिल को धक्का देने के बाद मुझे कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दी। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी, तो मैंने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और मोटरसाइकिल को उस रोशनी की ओर ले गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे एक पुराना जर्जर पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और जगह जगह टूटी हुई थी। बोर्ड पर लिखा था शिव शक्ति पेट्रोल पंप, लेकिन वो बोर्ड भी आधा टूटा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और कोई भी कर्मचारी मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद देर रात की वजह से यहाँ पर कोई नहीं है, और मैंने मोटरसाइकिल को पंप के पास खड़ा कर दिया। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो पेट्रोल पंप की इमारत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई थी। एक पुरानी मशीन थी जो जंग खा चुकी थी और उसके नोजल से टपकता हुआ तेल ज़मीन पर फैल गया था। फिर मुझे याद आया कि इस इलाके में एक पुराना पेट्रोल पंप था जिसके बारे में कहा जाता था कि कई साल पहले यहाँ पर आग लग गई थी और उस हादसे में कई लोग जलकर मर गए थे और तब से ये जगह बंद थी। गांव वालों के बीच ये अफवाह थी कि इस पेट्रोल पंप पर मरने वालों की आत्माएं आज भी भटकती है। तो मैंने इन बातों को हमेशा से अंधविश्वास ही माना था। लेकिन दोस्तों, उस रात उस सुनसान जगह पर खड़े होकर मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। फिर मैंने अपने डर को दबाया और सोचा कि शायद पास में कोई नया पेट्रोल पंप होगा। तो मैंने पेट्रोल पंप को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर कुछ ही मिनटों बाद मुझे एक और पेट्रोल पंप दिखाई दिया। ये नया था, चमचमाती लाइटों से सजा हुआ और उसका बोर्ड भी साफ सुथरा था। फिर मैंने राहत की सांस ली और मैं तेजी से उस ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस पेट्रोल पंप पर कोई भी नहीं था, ना कोई कर्मचारी, ना कोई गाड़ी और ना कोई आवाज़। यहाँ तक कि लाइटें भी एक अजीब सी धुंधली रोशनी बिखेर रही थी, जैसे बिजली की बजाय कोई और शक्ति उन्हें जला रही हो। फिर मैंने पेट्रोल पंप की ओर अपने कदम बढ़ाए तो मेरे कदमों की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज रही थी। फिर मैंने मशीन को छुआ, लेकिन वो बेहद ही ठंडी थी, जैसे उसका इस्तेमाल सालों से ना हुआ हो। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था।
अचानक ही मुझे अपने पीछे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। तभी मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। अब मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी, तो मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा की आवाज़ होगी। लेकिन तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो मेरे पूरे शरीर को छूकर निकल गया। ये हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए थे। मैंने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल की ओर अपने कदम बढ़ाए, जो मैंने पुराने पेट्रोल पंप के पास छोड़ी थी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी, जिसे देखते मैं हैरान रह गया। तभी मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। तभी मैंने सोचा कि शायद उसे कोई चोर ले गया होगा, लेकिन इस सुनसान जगह पर चोर कहाँ से आएगा। फिर मैंने अपने आसपास की हर चीज को गौर से देखना शुरू किया। तभी मुझे दूर जंगल की ओर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी वैसी ही थी जैसे मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की थी। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, I choose racing games and pretend I don't have to wait for the bus. For my break on Wednesday, I sneak in a few rounds of Ludo. मैंने बिना सोचे समझे उस रोशनी की ओर अपने कदम बढ़ाए। मेरे मन में भी एक उम्मीद थी कि शायद मेरी मोटरसाइकिल वहीं हो। उस जंगल में घुसते ही मुझे एक अजीब सी भी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। हवा में धुएं की गंध थी और मेरे कदमों के नीचे की ज़मीन नम थी, जैसे वहाँ हाल ही में बारिश हुई हो। लेकिन आसमान पूरी तरह से साफ था और वहाँ पर कोई बारिश भी नहीं हुई थी। फिर मैंने अपनी टॉर्च जलाई और मैं आगे बढ़ा। रोशनी अब और भी ज़्यादा करीब थी, लेकिन जैसे मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो और भी दूर होती चली गई। यह ऐसा था जैसे कोई मुझे जानबूझकर जंगल की गहराइयों में खींच रहा हो। फिर कुछ देर के बाद मैं एक खुले मैदान में पहुंचा तो वहां मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे तो होश उड़ गए। उसका पेट्रोल टैंक खुला हुआ था और उसमें से एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ बह रहा था, जो पेट्रोल जैसा नहीं था। फिर मैंने उस तरल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरा हाथ उसकी ओर बढ़ा तो मुझे एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। और वो धक्का लगते ही मैं पीछे गिर पड़ा। पर मेरे सामने अब कोई भी रोशनी नहीं थी। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी सांसों की आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे मैंने उसे छुआ तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी के रोने की थी, लेकिन वो इतनी भयानक थी कि मेरे पूरे शरीर में कंपकपी छूट गई। तभी मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मुझे अपने पीछे एक छाया दिखाई दी। ये छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद ही धुंधला था। फिर मैंने उसकी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अब मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। तभी मैंने मोटरसाइकिल को छोड़कर वहाँ से भागने का फैसला किया। मैं जंगल से बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। मैं बार बार उसी मैदान में पहुँच रहा था जहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। ये ऐसा था जैसे कोई मुझे वहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा हो। तभी मैंने अपने डर को दबाया और एक बार फिर मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। पर इस बार मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैरान की बात थी कि वो तुरंत ही चालू हो गई। फिर मैंने बिना समय गवाए उसे दौड़ा दिया और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। और फिर जंगल से बाहर निकलते ही मैं फिर से उसी पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, इस बार वहां का नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक था। पेट्रोल पंप की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में वही जलने की गंध थी। तभी मैंने देखा कि पंप की मशीन अपने आप ही चल रही थी और उसमें से वही काला तरल पदार्थ बह रहा था। तभी मैंने अपनी मोटरसाइकिल को तेज़ी से भगाया, लेकिन सड़क जैसे अंतहीन थी। मैं बार बार उसी पेट्रोल पंप के पास पहुंच रहा था। मैंने अपने मन में प्रार्थना शुरू की। मैंने भगवान हनुमान जी का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक नई सड़क पर था। ये सड़क चंदेरी की ओर जा रही थी। तभी मैंने राहत की सांस ली और तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वो सब कुछ सच था या मेरा वहम? मैंने उस रात को अपने मन से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अनुभव मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया।
दोस्तों, जब मैं चंदेरी पहुंचा तो अब सुबह हो चुकी थी। मैंने अपने रिश्तेदारों को ये कहानी बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। कुछ ने कहा कि ये मेरी थकान की वजह से हुआ होगा, तो कुछ ने इसे अंधविश्वास करार दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस रात मैंने जो देखा और महसूस किया वो कोई वहम तो नहीं था। वो पुराना पेट्रोल पंप, वो काला तरल और वो छाया, ये सब मेरे मन में हमेशा के लिए बस गए हैं। फिर मैंने उस रात के बाद कभी भी NH 346 पर देर रात यात्रा नहीं की, और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर समा जाता है। ये कहानी मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भी भूल ही नहीं सकता। उस रात ने मुझे ये सिखाया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा तर्क और विज्ञान समझ नहीं सकता। शायद वो आत्माएं थीं जो उस पुराने पेट्रोल पंप पर अपनी अधूरी कहानियों के लिए भटक रही थी, या शायद वो मेरे मन का वहम था। लेकिन जो भी था, वो मेरे लिए एक भयानक सच्चाई थी जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।